मेरा नाम है सचिन सूरी और मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, जिसका नाम है सरस्वी। सरस्वी का मतलब है पानी। और ये नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि पानी एक सोर्स ऑफ लाइफ है, जीवन का एक आधार है। और पानी एक प्योरिटी को दर्शाता है। ह्यूमन बॉडी 70% वाटर। तो सरस्वी का नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि ये जो हमारा एक विज़न है या एक मिशन है कि हम असली प्योर चीज़ों को सही आदमी से ला के सही लोगों तक पहुंचा पाएँ, उसमें सरस्वी जो नाम है बड़ा एप्ट या बड़ा सही लगता है हमें। सरस्वी का मतलब है जल। जल डिपिक्ट्स प्योरिटी। तो हमने एक स्टोर खोला है, ऑर्गेनिक फूड स्टोर। हमारा इच्छा ये है कि हम इसको एक सिर्फ स्टोर के माध्यम से नहीं, बल्कि हम इसको डिलीवरीज, ऑनलाइन डिलीवरी प्लस मल्टीपल स्टोर्स की तरह इसको हम रन करें। तो हमने अपना पहला स्टोर गुड़गांव में खोला है, यूनिटेक आर्केडिया मार्केट में, साउथ सिटी 2 गुड़गांव में, सेक्टर 49 में साउथ सिटी 2 में एक यूनिटेक आर्केडिया नाम की एक मार्केट है। वहाँ पे हमने अपना पहला स्टोर खोला है। आगे के लिए हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट एनसीआर में हमारे 2 से 3 स्टोर्स हों अगले 2 साल के अंदर अंदर। कोशिश रहेगी कि इससे ज़्यादा हो, लेकिन प्रैक्टिकली 2 साल में हमारे 3 या 4 स्टोर्स हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एक नोएडा में होगा, एक दिल्ली में होगा, एक शायद गुड़गांव में एक और होगा। I had been working with various corporates for the last 15 years. I've worked with some Indian companies, some multinational companies, and then the entrepreneurial bug hit me. I wanted to do something which has a socio-economic, satisfaction from the business. So I never thought of agriculture as a part of it, but then the wave of organic food and then the awareness कि organic food क्या है। तो पिछले 1 साल से मैं देश भर के 8 स्टेट्स में, 8 राज्यों में घुमा हूँ। मैं इनमें कई सैकड़ों किसानों से मिला हूँ, उनकी स्थिति देखी है मैंने। और उसमें कई ऐसे किसान हमें मिले जो आज भी उसी तरह से खेती कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए थी या जैसे उनके पूर्वज खेती करते थे। कुछ ऐसे किसानों से भी मिला हूँ जिनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जैविक खेती करते थे, लेकिन उनके फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे खेती करनी शुरू की तो वो खूब केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। और वो फार्मर्स अब 8-10 साल से, 15 साल से वो पेस्टिसाइड नहीं डालते, वो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। आई स्टार्टेड दिस वेंचर in 2016, late 2016, and for the last 1 year I had only been traveling. तो मैं यूपी के किसानों से मिला जहाँ पे आज भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे जैविक खेती करी जाती है और देसी बीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे आज हमारे देश में स्थिति ये है कि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो ही करप्ट हो चुके हैं। तो बीज नकली है, बीज नकली की वजह से जो फसल है वो नकली आती है। नकली का मतलब ये है कि वो जो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, वो उस पर नहीं मिलती। जो सीड्स हैं, अब पहले किसान बीज अपने बनाता था। जब फसल उगती थी, वो पक जाती थी तो उसके बीज खुद तैयार होते थे, बीज की कोई लागत नहीं लगती थी। आज मॉन्सेंटो और ऐसी कई कंपनीज़ हैं जो बीज बेचती हैं और बीज की कीमत 20,000 रुपये किलो तक जाती है। तो एक किसान के लिए 1 किलो अगर बीज तो खैर नहीं लगता, लेकिन किसान के लिए जो बीज की कीमत है वो हज़ारों रुपये में जाती है। पहले वो बीज मुफ्त में उगते थे, लेकिन अब जो बीज हैं वो इतने मॉडिफाई हो चुके हैं जेनेटिकली कि वो उस बीज की फसल से आप बीज तैयार ही नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। उसमें हम 1 साल से घूमे, हम कई ऐसे किसानों से मिले जो अपने बीज की पैदावार खुद करते हैं, बीज संजो के रखते हैं, उसको बीज को हर साल इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कई ऐसी जगह कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आज भी देसी तौर पे उगाई जाती हैं। कुछ दालें हैं जो देसी बीज से उगाई जाती हैं, वो हैंड मिल करी जाती हैं। बड़े लेवल पे तो आज भी मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन छोटे लेवल के किसानों में आज भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको बड़ी मार्केट में नहीं मिलेगी। जैसे हाथ की चक्की की दली हुई दालें जो आपको मार्केट में यूजुअली नहीं मिलती, उस तरह की दालें हमने खोजी। हमने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकाली जो आज भी देसी तरीक़ों से की जाती हैं। घी है जो कि फ्री रेंज गाय से मिलता है। हमारी देसी प्रजाति की जो गाय है उनको सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो अपना चरे और उनके बाय प्रोडक्ट से, जैसे गाय का गोबर है या गौमूत्र है और इन चीज़ों से खाली खेती में इनका इस्तेमाल किया जाए। तो उन गाय की जो दूध की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उस दूध से, क्योंकि वो गाय खुशी खुशी पूरे खेतों में घूमती है, जंगलों में घूमती है,
शाम को घर आ जाती है, उसका दूध निकाल के उसका घी बनाया जाता है। वो घी ना तो सिर्फ स्वाद के लिए लेकिन उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वो घी खाने से कई तरह के विटामिन मिनरल्स की आपूर्ति कम हो जाती है, डेफिशिएंसीज कम हो जाती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। तो 1 साल से हम यही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी मिल सकती है जो आज भी एक किसान नेचुरल तरीके से इसको ग्रो कर रहा है। इसको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोला जाता है। सुभाष पालेकर जी एक हैं जो पद्मश्री हैं फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में। वो पूरे देश भर में घूम घूम के काम कर रहे हैं काफ़ी किसानों के साथ, जो उनको जैविक खेती की तरफ मुड़ने के लिए वापस मुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो उनके ग्रुप के कई ऐसे किसानों से मैं जुड़ा हूँ जहाँ पे वो अपने खेतों में बाज़ार से लेके या किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल आज भी नहीं करते। तो पिछले 1-1.5 साल से हमारी यात्रा यही रही कि पूरे देश भर में घूम के ऐसे किसानों से मिले जहाँ पे हमें सही चीज़, देसी किस्में, बिना दवाई के, बिना रसायन के उगाई हुई फसलें हमें मिल पाएँ, और वो चीज़ें मिल पाएँ जो हमारे देश के ट्रेडिशन से ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। देखिए, किसानों के साथ एक तो हम किसानों से जब तक खुद नहीं मिलते हम उनसे कुछ लेते नहीं हैं। तो हमारा प्रोसेस ये रहता है कि हम जाते हैं, किसान ढूंढते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका खेत देखते हैं, उनके खेत में उनकी फार्मिंग का टेक्निक देखते हैं। फार्म में ये देखते हैं क्या किसी तरह का रसायन तो इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ चीज़ें तो ऐसे ही पता लग जाती हैं कि किसी ने केमिकल का डब्बा लेके साइड पे रखा हुआ है, कई बार ऐसे ही दिख जाता है। कई बार किसान अपने भोलेपन में उसको पता नहीं रहता। आजकल कंपनीज़ केमिकल के आगे बायो लिख देती है। किसान बायो पढ़ता है और कहता है अरे तो बायो है तो मतलब ऑर्गेनिक है, वो यूज़ करता है, लेकिन उसमें सिर्फ नाम ही बायो है, बाकी सब उसमें केमिकल होता है। तो फार्म में जाके, फार्म में ऑडिट करके, देख के, किसान से मिल के, बातचीत करके फिर हमें तसल्ली हो जाती है कि उसके पास जो वो उगा रहा है वो सही है। देखिए, मैं अभी ग्रो नहीं करता हूँ, मैं ग्रोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं उन फार्मर के साथ जुड़ता हूँ जो, अब मेरे ग्रुप में सारे फार्मर सर्टिफाइड नहीं हैं। कई फार्मर ऐसे हैं जो सर्टिफाइड हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं जिनको FPO बोला जाता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन कई जगह बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है और वो अकेला फार्मर है, उसके फादर बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, उसके पास ना तो समय है ना उसके पास पैसा है कि वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जाए। तो उस तरह के लेवल के साथ फार्मर के साथ हमें काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वहाँ पे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वहाँ ये पता है कि वो फार्मर ऑथेंटिक है। और हम ऐसे फार्मर से अगर कुछ लेते हैं तो हम उसको लैब में टेस्ट करा देते हैं। यूजुअली हमारी टेस्टिंग जो होती है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में होती है, जहाँ पे हम अपने पैसे दे के लैब टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। लेकिन हम उन किसानों से भी तब तक नहीं जुड़ते जब तक हमें पूरी विश्वास नहीं हो जाता कि उसमें उन्होंने अपने खेतों में किसी तरह का केमिकल नहीं डाला। अब मेरे कुछ किसान हैं जो राजस्थान में हैं, जिनसे मैं रेगुलर टच में, संपर्क में रहता हूँ, और उनसे मैं पूछता रहता हूँ क्या चल रहा है। कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो कई कई महीनों तक उनकी फसलें नहीं आती हैं। एक मेरे किसान हैं उत्तराखंड में, जिनकी खेतों में ओले पड़ने से पूरी उनकी सेब की फसल नष्ट हो गई पिछले साल। पिछले 6 महीने से उनके पास, उनके खेत में कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग भी सर्वाइव करते हैं। एक और किसान है राजस्थान में, जिनके पास बीमारी आ गई, खेत पे सारी फसल ख़राब हो गई। उनके पास भी गर्मियों में कुछ सब्ज़ी नहीं मिली, लेकिन उनसे हम आटा खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, बंसी गेहूँ। बंसी भी एक ट्रेडिशनल वैरायटी के गेहूँ हैं। अब आजकल सब लोग MP शरबती के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारी देसी गेहूँ हैं, जो हमारे इंडियन सिस्टम को, इंडियन पैलेट को सूट करते हैं, वो आजकल गायब हो रही हैं। तो मेरे पास कुछ इसी तरह की गेहूँ हैं, जैसे बंसी गेहूँ है जो देसी गेहूँ की वैरायटी है, एक कठिया गेहूँ है जिसकी आज भी चक्की से पिसाई होती है। तो लोगों का मानना है कि कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये कॉस्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट से काफ़ी कम है। अभी 8 स्टेट्स हैं जहाँ पे मैं फार्मर्स के साथ जुड़ा हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के किसानों से मैं संपर्क में हूँ। मैं वो चीज़ें ढूंढ रहा हूँ जो एक तरह से विलुप्त हैं और कहीं पे नहीं मिलेंगी। जैसे मेरे पास राजमा की 9 किस्में मेरे पास हैं। मार्केट में आपको 2 या 3 तरह की किस्में ही मिलती हैं, तो मेरे पास 9-10 तरह की किस्में राजमा की हैं। मेरे पास दालें हैं जो देसी दालें हैं, जो खाने में बहुत अच्छी हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ वो वैसे आपको मार्केट में भी मिलेंगी, लेकिन मार्केट में देसी फसलों की, देसी बीजों की दाल नहीं मिलती।
तो मैं वो चीज़ें ढूंढता हूँ जो यूनिक होती हैं अपने आप में और एक कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं ढूंढता मैं कि जो यूनिक हों, विदेशी हों और बहुत महंगी हों। मैं वो चीज़ें ढूंढता हूँ जो मास कंजम्पशन में एक आम आदमी खरीद के खा सकता है। सेहत के लिए अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाए, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन, अब हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मर्स मुझे बताते हैं कि फार्मिंग इज़ द ओनली कम्युनिटी जहाँ पे अपने प्रोडक्ट की कीमत या उसका भाव प्रोड्यूसर डिसाइड नहीं करता, मंडी डिसाइड करती है। अब एक फार्मर, मान लीजिए एक जगह में सबने एक तरह की सब्ज़ी उगा दी, गोभी उगा दीजिए जैसे, अब सबने गोभी उगा दी, सब गोभी लेके मंडी में पहुंच गए, तो गोभी की कीमत मंडी में गिर जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। उस प्राइस का फार्मर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ये भी होता है कि फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 10 रुपये किलो है, लेकिन मंडी का प्राइस 5 रुपये किलो है, उसमें फार्मर 5 रुपये किलो अपनी जेब से दे के आ रहा है अपार्ट फ्रॉम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें एक फार्मर पे भरोसा होता है कि उसकी जो चीज़ है वो ठीक है, उसमें कोई दवा का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो ऑर्गेनिक है, हम उसको मंडी प्राइस से 20 से 25% ऊपर दाम देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में गोभी 15 रुपये किलो है, तो हम गोभी 5 रुपये किलो है तो हम 15 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। तो हमारा ये रहता है कि वी हैव टू बी फेयर एंड जस्ट टू द फार्मर। उससे एक तो फार्मर हमारे साथ जुड़ा रहता है, दूसरा उसका विश्वास बना रहता है, तीसरा हमारा जो कॉन्शियस है वो कहता है कि हाँ हम ठीक चीज़ कर रहे हैं। तो मंडी प्राइस और एक्चुअल प्राइस में बहुत वेरिएशन है। तो मंडी प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई, वेयर माई प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फार्मर्स मार्जिन, which I can easily pass on to my end customer. I have just started. I do not store to an extent कि उसको मुझे कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ जाए, और कोल्ड स्टोरेज भी एक नकली मेथोडोलॉजी है। तो आज भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास देसी तरीके हैं स्टोरेज के लिए। कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें जो जल्दी ख़राब होती हैं, जैसे दूध की चीज़ें हैं या कुछ फ्रूट्स हैं, पेरिशेबल्स, सब्जियां हैं। सब्जियां जब आती हैं तो इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर निकल जाती हैं। स्टोरेज आपको करनी है नॉन पेरिशेबल आइटम्स की। तो हमारे कुछ बड़े फार्मिंग ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल तरीके से मेंटेन कर रखी है, तो हम उनसे ख़रीदते हैं, पैकेजिंग हम करते हैं, लेकिन स्टोरेज जो फैसिलिटी है वो हमारे फार्मर्स के पास है। फार्मर मुझे फ़ोन कर सकता है, मेरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है, मेरे से मिलने आ सकता है। और मेरा ब्रांड है सरस्वी, और सरस्वी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो मेरे शॉप का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, नाम, पता सब कुछ उसमें आ जाएगा। एंड गूगल मैप से आप मेरे स्टोर तक आ सकते हैं।